कहानी समास की। कहानी समास की में हमने अब तक पढ़ा कि समास के कितने भेद होते हैं तथा कौन कौन से भेद के कितने भेद अलग से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जब जब तत्पुरुष समास में किसी भी विग्रह में समान विभक्ति का प्रयोग होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास, चूंकि हम कहानी पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे किसी नियम की बात नहीं करेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कर्मधारय समास में उपमान, उपमेय और विशेषण, विशेषण की बात की जाती है, लेकिन हम यहाँ कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको केवल 3 बात ध्यान रखनी है कि कर्मधारय समास में एक तो रंग का उल्लेख होगा, एक रूप का उल्लेख होगा और एक उल्लेख होगा आपके गुण का। अगर इन 3 चीजों में से एक भी चीज किसी उदाहरण में अथवा विग्रह में विद्यमान है तो वहां पर कर्मधारय समास माना जाएगा। देखिए कैसे माना जाएगा। हमने बात की विशेषण विशेष्य की और उपमान उपमेय की, हमें ये आते ही नहीं है क्योंकि हम इतना याद नहीं कर पाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता है। लेकिन हमें ये याद रहेगा कि रंग, रूप और गुण क्या होते हैं। देखिए रंग क्या होता है कि कोई भी काला, सफेद, नीला, हरा, पीला सब रंग होते हैं। रूप क्या होता है कि किसी के समान होना, रूप की श्रेणी में आता है। जैसे ये तो बिल्कुल कृष्ण के समान है, किसमें? रूप में, ना कि गुणों में। रूप में कृष्ण के समान है। लेकिन हम बात करें गुण, यह तो सिंह है, शेर है, यह तो व्याघ्र है, तो वो किस में आते हैं? गुण में, क्योंकि उसमें वैसे गुण अर्थात वीरता के गुण विद्यमान है। हम यहाँ पे सीधा उदाहरण की ओर चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में समान विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए हम किसी भी विग्रह को करेंगे तो पहले विभक्ति को देखेंगे और इसी अनुसार विग्रह को किया जाएगा। उदाहरण के रूप में देखते हैं। हमने कहा, सबसे पहला उदाहरण हमने लिया कृष्ण सर्पः। एक शब्द हमारे पास आ गया, हमें इसका विग्रह करना है। यह है जिसको समस्त पद कहेंगे। अब इसका हमें विग्रह करना है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, कृष्ण सर्प, सांप तो है लेकिन कृष्ण है, काला है। सांप तो है लेकिन कौन सा है? काला है। जब सांप काला है तो काला क्या है? रंग है। काला रंग होने के कारण सबसे पहले हमें यह तो पता लग गया कि इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय समास है, ये कंफर्म हुआ। उसके बाद हमने कहा कि कर्मधारय समास है, रंग है, और इसलिए हम इसमें समान विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समान विभक्ति का प्रयोग कैसे किया? कृष्ण और सर्प। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि जब भी हम रंग और रूप की बात करते हैं तो इसके पीछे एक शब्द लगाया जाता है, इसे कहा जाता है इति। इस बात का ध्यान रहे, रंग और रूप की जब हम बात करेंगे तो इति शब्द का प्रयोग किया जाएगा और गुण में इव शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन याद रहे, जब हम रूप की बात करते हैं तो यदा कदा नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं कि 90% रंग के साथ इति, गुण के साथ इव और रूप के साथ इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे उदाहरण में बता देता हूं। हमने इसका एक उदाहरण किया, एक और कर लेते हैं। पीतांबर। अब देखिए क्या किया जाएगा। संधि हमने पढ़ी, सवर्ण दीर्घ संधि है, पीत अंबरम। तो यहां पे हमने किया, अंबरम को तो अंबरम लिखा पीतम, क्योंकि समान विभक्ति का प्रयोग किया गया। समान विभक्ति का प्रयोग करने के बाद अब इसमें भी रंग है, रंग होने के कारण हम शब्द का प्रयोग करेंगे इति का। तो यह इसका विग्रह हो गया। अब हम चलते हैं रूप की ओर। रूप की ओर मैंने आपको कहा कि रूप में इति और यु दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं।
एक शब्द हमने लिया घनश्याम, ठीक है, घनश्याम लिया। देखो बच्चों, घन का मतलब होता है बादल, एक नाम है घनश्याम, और घन का मतलब होता है बादल। और बादल कैसे होते हैं? बादल श्याम वर्ण के होते हैं, अर्थात हल्के सांवले, ना तो काले होते हैं ना गोरे होते हैं। तो उनका एक क्या है, रूप है। क्या हो गया? रूप हो गया। यहां पे फिर श्याम लिखा हुआ है कि जो श्याम है उसका रूप हल्क, ना तो गोरा है ना काला है, अर्थात श्याम वर्ण का है, सांवला है। उसको कहते हैं अपन सांवला वर्ण। क्या कहते हैं? सांवला वर्ण। तो ये सांवला क्या हुआ? इसका रूप हुआ। अब देखिए इसमें क्या करेंगे अपन कि जब इसका विग्रह करेंगे, जिसको कोई भी व्यक्ति है उसको यदि किसी अन्य के समान बताया जाता है तो उन दोनों के बीच में यू शब्द का प्रयोग होता है। तो हमने इन दोनों के बीच में यू शब्द का प्रयोग किया, तो ये हो गया घन इव, और ये श्याम, और इसके पीछे हमने लगाया इति। लेकिन अभी यह अशुद्ध वाक्य है। कैसे? हमने कहा कि समान विभक्ति का प्रयोग होगा, तो समान विभक्ति में घन के पीछे भी हमें क्या करना पड़ेगा? समान विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो शब्द हो गया घन इव श्याम इति। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं गुण की। तो गुण वाला उदाहरण हम देखते हैं। गुण, गुण में इव शब्द का प्रयोग हुआ। अच्छा, गुण क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि यह आदमी तो शेर है, शेर बहुत ज्यादा ताकत वाला है, बहुत वीरता वाला है। या हमने कहा कि ये व्याघ्र है। हमने कहा जैसे जब विवाह के लिए किसी कन्या को देखने के लिए जाते तो कहते हैं मां की चोरी तो गाय, चेक गाय, तो वो गाय नहीं होती है, वो उसके गुणों को बता रहे हैं। भाई बिल्कुल सीधी सादी है, ऐसी हो, तो फिर बाद में आने के बाद पता लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर पुरुष और सिंह की, बहुत असली है। आ जाओ वापस टॉपिक पे बात करते हैं। पुरुष सिंह। अब पुरुष जो है वो शेर के समान है, पुरुष जो है शेर के समान है। समान विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो यहां हो जाएगा पुरुष सिंह इव। अब क्या होता है बच्चों की कभी कभी इव बीच में भी आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम। इस तरीके से भी लिखा हुआ आता है पुरुष इव सिंह, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों ही जो है एक ही है। आप इव को यहां लिखिए अथवा यहां लिखिए, इसमें कोई सोचने विचारने वाला विषय नहीं है। इस प्रकार से आपके कर्मधारय समास के रंग, रूप और गुण तीनों से संबंधित उदाहरण कंप्लीट हुए। कहानी समास की हम निरंतर आगे चलाते रहेंगे। आप हमें कमेंट्स कीजिए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। धन्यवाद।